प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। संस्कृति का ही एक और रूप पुरानी कहानियों में व्यक्त होता है। जो कहानियां सैकड़ों वर्षों से चली आ रही हैं उन्हें लोक कथा कहते हैं। ये कहानियां आज हमें किताबों में पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन पुराने समय से लेकर आज तक ये लोगों की स्मृति में ही जीवित रही है और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से सुनाई जाती रही है। आप लोगों ने सुना होगा, आपके दादा दादी नाना नानी ने बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी लोक कथाएं क्षेत्रीय भाषाओं में उन्होंने आपकी अपनी मातृभाषाओं में सुनाई होगी। इसी तरह से ये कहानियां, लोक कथाएं, लोक कला जीवंत रही हैं, जीवित रही हैं। दुनिया के हर समाज में लोक कथाएं हमें सुनाई जाती हैं। इनमें से कुछ कहानियां मिलती जुलती होती हैं, लेकिन हर जगह की लोक कथा अपना कुछ अलग रूप भी लिए रहती है। राख की रस्सी यानी प्रस्तुत पाठ संख्या 1, कक्षा 5वीं, राख की रस्सी शीर्षक कहानी तिब्बत की लोक कथा है, जो हमें वहां के समाज की एक झलक देती है। यदि हम अपने आसपास के इलाकों की लोक कथाएं पढ़ें या किसी बड़े बूढ़े से सुने, तो उस कहानी में भी समाज, संस्कृति और इतिहास के बारे में बहुत सारी बातें जान सकेंगे। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं इस पाठ के माध्यम से तिब्बत के बारे में। राख की रस्सी। आइए बच्चों, पढ़ते हैं इस पाठ को और इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके कठिन शब्दों के अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सौनगाव सेन गांपो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। मशहूर मतलब प्रसिद्ध। और बच्चों, हाजिर जवाबी का मतलब होता है चटपट उत्तर देने की निपुणता। तो वो जो थे सो चटपट उत्तर देने में निपुण थे, कुशल थे, और इसीलिए वो काफी प्रसिद्ध भी थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। भोला मतलब निश्चल और निरीह। कोई भी बात छिपा नहीं पाता था। हर बात हर व्यक्ति को कह देता है। ऐसे व्यक्ति को भोला कहते हैं। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेरे देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहां थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तो बच्चों, हल का मतलब होता है समाधान, उपाय। तो कोई भी उपाय उसके समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है? इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बच्चों, आपबीती का मतलब होता है अपना अनुभव। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। निराश का मतलब जिसे आशा न हो, ना उम्मीद। तो जाकर के उसी शहर में बैठ गया। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई। उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने
उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। अब यहाँ पर बच्चों यकीन शब्द आया था। यकीन का मतलब होता है विश्वास। तो उसे यकीन था, विश्वास था कि लड़की जरूर आएगी, और आई भी, और उसने उसका उपाय भी उसको बता दिया। भेड़ें और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहराया। संदेश का मतलब समाचार, खबर। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहराया। तो फिर लड़की ने क्या किया कि लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा ऐसा रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। शर्त मतलब बाजी। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा। सिल मतलब शिला, चट्टान, और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गया। चकित मतलब आश्चर्य में आया हुआ, विस्मित। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई मतलब रखी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। प्रस्ताव का मतलब बात, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑफर और प्रपोजल। तो उसने प्रपोजल रख दिया शादी का लड़की के सामने। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। तो बच्चों आपने इस पाठ को सुना, पढ़ा, समझा, शब्दार्थ भी बताए गए। अब आइए चलते हैं और इसके प्रश्न और उत्तर को हल करने की कोशिश करते हैं। भोला भाला। पहला प्रश्न, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। क, तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। ख, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती। तो बच्चों ये 2 प्रश्न हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर हम जानने की कोशिश करते हैं। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। क्यों चिंतित रहते थे? क्योंकि तिब्बत के मंत्री का बेटा बहुत सीधा साधा व भोला था। उसे होशियारी छूकर भी नहीं गई थी, इसलिए वह परेशान रहते थे कि मेरे बाद इसका क्या होगा। और जो दूसरा प्रश्न है बच्चों, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती। तो आपके उत्तर भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से उत्तर इस प्रकार है। यदि मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो बेटे को बहुत प्यार व समझदारी से समझाती और समझदारी से काम करने के लिए प्रेरित करती। तो ये दोनों प्रश्न के उत्तर हुए। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शहर की तरफ। मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। क, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था। तो क्यों भेजा था बच्चों शहर? जी हां, मंत्री ने अपने बेटे को शहर दुनियादारी को समझाने के लिए भेजा था। ठीक है, शहर और दुनियादारी को समझने के लिए, समझाने के लिए भेजा था। ख, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा। उसने अपने बेटों को भेड़ों के साथ शहर में इसलिए भेजा क्योंकि वह उसे कुछ चतुर और समझदार बनाना चाहता था। और अगला प्रश्न है कि तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे, घर में पता करो। कुछ तो आस पड़ोस में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। तो उनसे बातचीत करो, जानने की कोशिश करो कि क्या वो अपने निर्णय से खुश हैं, और खुश हैं तो क्यों। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ी। यह बच्चों बड़ा ही रोचक
एक्टिविटी हो सकती है जिसे आप कर सकते हैं। एक सामान्य उत्तर हमारी तरफ से। हमारे घर के बड़े लोग पहले गांव में रहते थे। मेरे पड़ोस में गांव से आकर रहने वाला एक बच्चा अपने निर्णय से खुश है क्योंकि यहाँ सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। शहर में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उस व्यक्ति ने वे स्थान कुछ परेशानियों के कारण छोड़ दिया। मेरे पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने पति की नौकरी छोड़ने के कारण पुरानी जगह छोड़ दी। वहीं मेरे पड़ोस में रहने वाले एक अन्य बच्चे ने पुरानी जगह अपने माँ बाप के साथ दूसरी जगह जाने के कारण छोड़ दिया, यानी शिफ्ट हुए उसके माता पिता, इसलिए उस बच्चे ने छोड़ दिया। तो इस तरीके से हमने यह जानने की कोशिश की कि शहर छोड़ने का उनका क्या कारण था तीनों का, और या नए शहर में आने का। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, जौ। जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। जी हाँ बच्चों, ये आप काम आसानी से कर सकते हैं। जैसे गेहूं और जौ अनाज है, वैसे अन्य अनाज आप इसको चाहें तो आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। चना, बाजरा, मक्का और रागी। ठीक है ना बच्चों? तो ये इस तरीके से कुछ अन्य अनाज हुए। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। गेहूं और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं। बच्चों आप जानते हैं ना, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं। तो ये गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम है, इसलिए दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब जिससे किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में पता चलता है, और अनाज जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि अनाज तो कई तरह होते हैं। अनाज गेहूं भी हुआ, मक्का भी हुआ, बाजरी भी हुआ, रागी भी हुआ, तो वो एक जनरलाइज हो गया। तो जनरलाइज होने से उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी रिमझिम पाठ्यपुस्तक का नाम है, हिंदी की पाठ्यपुस्तक है। और पाठ्यपुस्तक अगर बोलेंगे तो पाठ्यपुस्तक कोई भी हो सकती है, हिंदी की, अंग्रेजी की, गणित की, है ना, पर्यावरण विज्ञान की। तो इस तरीके से उसे पाठ्यपुस्तक को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब प्रश्न संख्या 3 का, नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन 2 प्रकार की संज्ञाओं में करें। अब इसमें दिया हुआ है लेह, धातु, शेरवानी, भोजन, तांबा, खिचड़ी, शहर, वेशभूषा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसा कि हम अभी चर्चा कर रहे थे, जिससे किसी पर्टिकुलर चीज का पता चलता है। तो लेह एक शहर है ना। शेरवानी एक विशेष प्रकार की पोशाक है जिसे हम पहनते हैं। तांबा एक विशेष प्रकार का धातु है और खिचड़ी एक विशेष प्रकार का खाद्य पदार्थ है। इसलिए ये चारों व्यक्तिवाचक संज्ञा हुए। जबकि धातु में कई सारे धातु हो सकते हैं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कुछ भी, है ना। भोजन कुछ भी हो सकता है, रोटी, चावल, दाल, इडली, सांभर, कुछ भी। शहर कई शहर हो सकते हैं, किसी भी शहर के नाम हो सकते हैं। और वेशभूषा यानी कॉस्ट्यूम जो पहनते ओढ़ते हैं, तो कई वेशभूषा कई तरह के हो सकते हैं। पैंट है, शर्ट है, साड़ी है ना, हाफ पैंट है, टी शर्ट्स है, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसीलिए इन सब चीजों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो जिससे किसी पर्टिकुलर चीज का पता चलता हो। अब ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो। तो जैसे धातु है, अब धातु जो है सो जातिवाचक संज्ञा है, तो इसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगा? धातु सोना, चांदी, तांबा और कई अन्य भी हो सकते हैं। भोजन रोटी, चावल, दाल और भी कई हो सकते हैं। शहर बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली। वेशभूषा साड़ी, पायजामा, कमीज। ठीक है ना बच्चों? अब अगला प्रश्न, तुम शेर तो मैं सवा शेर। इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए। थाना सचमुच नाले पर डाला, तुम्हें भी यही करना होगा। तो अब इसमें तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की जरूरत हो। उसे एक कागज में लिखो और तुम अपनी अपनी चिट को एक डिब्बे में डाल दो। डिब्बे को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ और उस डिब्बे से एक चिट निकालकर पढ़ो और उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा उपाय सुझाए वह तुम्हारी कक्षा का बीरबल होगा। तो ये एक बहुत ही मजेदार एक्टिविटी हो सकती है जिसे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, इसे अपने आप लोग करेंगे, है ना।
अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ, है ना। इस तरीके से अन्य कई प्रश्न हैं। तो इसका उत्तर यह होगा कि हाँ, क्योंकि यह आइडिया उस लड़की का था जिसने उसके बेटे की मदद की थी। अगला प्रश्न है सिंह और जौ। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सिंग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीजें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा? अपनी कल्पना से बताओ। तो आप सोच सकते हैं, इसका उत्तर दे सकते हैं। मेरे हिसाब से सींग को सजावटी सामान बनाने में और जो भेड़ों का बाल है उसका ऊन बनाने में उपयोग किया होगा। बात को कहने के तरीके। अगला प्रश्न, नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकते हो? पहला, क चैन से जिंदगी चल रही थी। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आराम से जिंदगी चल रही थी, ठीक है ना। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, इसका मतलब वह जरा भी होशियार न था। मैं इसका हल निकाल देती हूँ, यानी मैं इसका उपाय बताती हूँ। उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, यानी उनकी चालाकी काम ना आई। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। अगला प्रश्न है, लोनपोगार का बेटा होशियार नहीं था। क होशियार और चालाक में क्या फर्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो, है ना। तो होशियार का मतलब होता है बच्चों सही गलत सोचकर काम करने वाला, है ना। और चालाक जो होता है वह अपना काम, अपना उल्लू सीधा करना जिसको बोलते हैं ना, अपना काम निकालने वाला व्यक्ति, उसको चालाक कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। तो इस पर आप कक्षा में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से भोला मतलब सीधा साधा, लेकिन बुद्धू का मतलब जिसे बिल्कुल ही अकल ना हो। ठीक है। अगला प्रश्न ख, लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान, क्यों? तो मेरे हिसाब से लड़की को मैं बुद्धिमान भी कहूंगा और समझदार भी। क्यों? क्योंकि पहले उसने बात को समझा, फिर अपनी बुद्धि से उसका हल निकाला, यानी समझदारी का भी परिचय दिया और बुद्धिमत्ता का भी परिचय दिया। अब अगली पंक्ति है, अगला पैराग्राफ है, वो इस प्रकार है, नाम दो। इसमें ये बहुत ही आसान है, ये अपने आप भी आप कर सकते हैं। कहानी में लोनपोगार के बेटे और लड़की को कोई नाम नहीं दिया गया है। नीचे तिब्बत में बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया है। यह परिचय पढ़ो और मनपसंद नाम छांटकर बेटे और लड़की को कोई नाम दो। ये आप आसानी से कर सकते हैं। नाइमा, डावा, मिगमार, इस तरह से कई सारे नाम दिए गए हैं। नुखू, फूदोरजे, ये क्या है? ये कोई खाने पीने की चीज या घूमने की जगह के नाम नहीं है, ये तिब्बती बच्चों के कुछ नाम हैं। ये सारे नाम तिब्बत में शुभ माने जाते हैं, है ना। नाइमा नाम दिया जाता है रविवार को जन्म लेने वाले बच्चों को, और मानते हैं कि इससे बच्चे को उस दिन के देवता सूरज जो हैं वैसी शक्ति मिलेगी, और उसका जो नाम है वो इसी तरीके से उसको पुकारते हैं शक्ति बढ़ाने के लिए। ठीक है ना। सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चों को का नाम डावा रखा जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा आप पढ़ सकते हैं। सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चे डावा यानी चांद की तरह से रोशनी फैलाते हैं, है ना। और तिब्बत में बुद्ध के स्त्री पुरुष रूपों पर भी नामकरण करते हैं। खासकर डोलमा नाम बहुत मिलता है यहाँ, है ना। तो बुद्ध के स्त्री रूप तारा का ही ये तिब्बती नाम है। ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको पढ़ें और इस क्रियाकलाप को स्वयं करें और अपना जो नाम है वो नाम दें। इसे पढ़कर आप खुद इसका उत्तर भी लिख सकते हैं, नाम खुद ही चुनकर लिख सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
विल मीट अगेन वेरी सून। हम एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।